गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में चर्चा की थी कि हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन एमओपी फिनिश कर चुके थे। हम लोग एमओपी पढ़ चुके हैं साहब, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो टॉपिक है वो ख़त्म हो गया है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और उसके बाद आएंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। तो मेरे समझ से मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपने तैयार कर लिए होंगे। पहले एल्डिहाइड कीटोन को कलेक्टिवली कैसे बनाते हैं ये मैंने सिखाया था आपको, और आपने सीखा भी। ढेर सारी नेम रिएक्शन आई उसमें, अभी और भी आएंगी। फिर हमने एल्डिहाइड को सेपरेट कैसे बनाते हैं ये सिखाया आपको। फिर कीटोन को सेपरेट बनाने का तरीका हम लोगों ने सीखा था। अब हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। दो टाइप की कोई भी क्लास हो जेंटलमैन, कोई भी कंपाउंड हो, हमारे पास दो टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिन्हें हमें डिस्कस करना होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो कि अपीयर होती हैं नॉर्मली, दोज प्रॉपर्टीज विच arise due to physical state of organic compound। ऑर्गेनिक कंपाउंड की फिजिकल स्टेट के कारण जो भी प्रॉपर्टीज एराइज होती हैं नॉर्मली, उनको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा सेकंड आता है सॉल्युबिलिटी, और तीसरा आता है साहब डेंसिटी। ये तीन फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जेंटलमैन जिन पे हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिसमें बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। हम पढ़ रहे हैं कार्बोनिल फैमिली, कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स में दो बातें आ रही हैं। एक हम लोगों को ध्यान रखना है एल्डिहाइड का, एक ध्यान रखना है कीटोन का। एल्डिहाइड ग्रुप ये होता है, कीटोन ग्रुप ये होता है। नॉर्मली हम दोनों में कार्बोनिल ग्रुप की चर्चा करते हैं। दिस ग्रुप इज कॉल्ड कार्बोनिल ग्रुप। इस कार्बोनिल ग्रुप में ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ मूव करती है, और कार्बन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज गेट करता है, और जो ऑक्सीजन होता है जेंटलमैन वो नेगेटिव चार्ज गेट करता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो कार्बोनिल ग्रुप है वो पोलर है,
और अगर पोलर है तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें तय बात है कि चेंज ऑब्जर्व किया जाएगा। दो ही टाइप के कंपाउंड हमारे पास अवेलेबल होते हैं जेंटलमैन। एक तो वो होता है जिसमें पोलर नेचर होता है, मतलब फंक्शनल ग्रुप पोलर नेचर शो करता है, और एक वो होता है जिसमें नॉन पोलर नेचर होता है। तो अगर स्टार्टिंग में हम बात करें कि तो जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड है, एक कार्बन और बढ़ा देंगे, सॉरी ये एसिटल्डिहाइड हो गया। एसीटोन में देखेंगे तो CH3 COCH3 हो गया, और कार्बन बढ़ा देंगे तो CH3 CH2 CHO हो गया, और बढ़ा देंगे तो CH3 CH2 CH2 CHO हो गया। ये ब्यूटाइल्डिहाइड हो गया। एक कार्बन और बढ़ा देंगे तो वेल्डिहाइड हो जाएगा जेंटलमैन। ये सारे जो मेंबर्स मैं लिख रहा हूं जेंटलमैन, आई थिंक ये कार्बोनिल कंपाउंड ही है। ये कार्बोनिल कंपाउंड ही हैं। ये सभी कार्बोनिल कंपाउंड है जो भी मैं लिख रहा हूं। क्लियर हो रहा है? तो ऐसा माना जाता है कि जो बहुत ही छोटे मेंबर्स हैं, जो बहुत ही छोटे सदस्य हैं इस परिवार के, जैसे मान चलो कि मीथेनॉल की बात करो या एसिटल्डिहाइड की बात करो, बहुत ही जो छोटे मेंबर्स हैं। भाई तीन बातें होती हैं, हमेशा ध्यान रखो किसी भी क्लास की स्टडी करते समय। एक साफ फिजिकल स्टेट गैस होती है, एक लिक्विड होती है, और इसके बाद फिर सॉलिड आ जाता है। तो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो हायर मेंबर्स होते हैं, जो हायर मेंबर्स होते हैं एल्डिहाइड कीटोन फैमिली के, मतलब n ग्रेटर देन 11 होना चाहिए साहब, इसमें ध्यान रखना है आपको। n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर कार्बन एटम्स की संख्या 11 से ज़्यादा हो जाएगी तो फिर वो सॉलिड हो जाएंगे वो कंपाउंड। मतलब अप टू 11 जो है मामला वो सब लिक्विड का है, और बहुत ही स्मॉल मेंबर्स जो होते हैं वो गैस होते हैं। आप बात को समझने की कोशिश करो कि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि साहब बहुत ही छोटे सदस्य जो हैं, छोटे सदस्य का मतलब जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम है, जो इनिशियल मेंबर्स हैं वो गैस होते हैं। जैसे मीथेनॉल है, फॉर्मेल्डिहाइड तो गैस ही होती है, एसिटल्डिहाइड तो लिक्विड होता है हालांकि। और ये जो लिक्विड का मामला है ये अप टू 11 कार्बन जाता है, ध्यान रखना है, अप टू C11, और C11 के बाद ये सॉलिड हो जाते हैं। एक बात। दूसरी बात क्या होती है कि कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन फैमिली के कंपाउंड की बात अगर की जाए तो दो शब्द आपको ध्यान रखना है कि एक अनप्लीजेंट ऑर्डर होती है और एक होती है प्लीजेंट ऑर्डर। अनप्लीजेंट ऑर्डर और प्लीजेंट ऑर्डर। साहब अनप्लीजेंट का मतलब जिससे आनंद की प्राप्ति ना हो, और प्लीजेंट ऑर्डर जिसको इनहेल करने पर अलग अलग फ्रेगरेंस आए, उसको हम प्लीजेंट ऑर्डर में डाल देते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हायर मेंबर्स होते हैं, हायर मेंबर्स
of aldehyde and ketones जो साहब बड़े सदस्य होते हैं, जो हायर मेंबर्स होते हैं, हायर मेंबर्स का मतलब होता है मॉलिक्यूलर मास, जिनका ज़्यादा होता है, मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, वो प्लीजेंट ऑर्डर शो करते हैं। और जो छोटे मेंबर्स होते हैं जैसे मिथेनॉल हुआ या एसिटाल्डिहाइड हुआ, ये अनप्लीजेंट ऑर्डर को शो करते हैं। स्मॉल मेंबर्स स्मॉल मेंबर्स का मतलब होता है लो मॉलिक्यूलर मास, और इसका मतलब होता है डिफरेंट फ्रेग्रेंस होती हैं साहब, डिफरेंट फ्रेग्रेंस। हायर मॉलिक्यूलर मास। तो ये आपको बेसिक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। मैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज की चर्चा कर रहा हूं जेंटलमैन। अब हम लोग ये बात कर चुके हैं कि मॉलिक्यूलर मास या तो कम होगा या ज़्यादा होगा सब। मॉलिक्यूलर मास या तो कम होगा या ज़्यादा होगा। और हम ये भी बात कर चुके हैं कि ये पोलर ग्रुप है, पोलर कार्बोनिल ग्रुप, पोलर कार्बोनिल ग्रुप। तो पोलर कार्बोनिल ग्रुप की अगर बात की जाए, पोलर कार्बोनिल ग्रुप मतलब इस पे डेल्टा प्लस बनेगा और इस पे डेल्टा क्या बनेगा, माइनस बन जाएगा। तो पोलर कार्बोनिल ग्रुप की अगर बात की जाए तो इसका ऑक्सीजन वाटर के हाइड्रोजन के साथ इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड बनाता है, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड फॉर्म करता है। और अगर ये इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड फॉर्म करेगा तो पानी में घुलेगा, सॉल्युबल इन वाटर। पानी में घुलता है, लेकिन साहब यहाँ पर एक समस्या आती है। क्या समस्या आती है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करता है, एज मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस इन वाटर। पानी में ये घुलना बंद हो जाते हैं जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है। समस्या आ जाती है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड ऑर्गेनिक होता है अथवा इनऑर्गेनिक होता है। दोनों प्रकार के कंपाउंड जल में घुल सकते हैं, कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन दोनों को जल में घुलने के लिए दो फैक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। एक होता है पोलैरिटी और एक होता है जेंटलमैन H बॉन्ड, जिसको आप बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड। तो अगर आयनिक कंपाउंड है जैसे NaCl है, KCl है, तो ये जल में घुल जाते हैं क्योंकि ये पोलर होते हैं। और अगर ग्लूकोज या एल्कोहल या कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोनिल कंपाउंड जैसे हैं तो ये H बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करता है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। इसलिए मैं एक पॉइंट यहाँ पे लिख रहा हूँ कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स are soluble in organic solvent इन अलग है साहब, ध्यान रखना, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक
ईथर, बेंजीन एंड कीटोन्स ऑल्सो। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं जेंटलमैन के जो कीटोन होते हैं वो भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, जो कीटोन होते हैं वो भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं। मैं ये बात आपको क्लियर कर दूं, कई जगह एसीटोन लिखा रहता है, आप देख पा रहे हैं। जो ईथर होते हैं वो वीकली पोलर होते हैं, बेंजीन तो हालांकि नॉन पोलर होता है, जो ईथर होता है वो वीकली पोलर होता है, लेकिन सॉल्वेंट है। जो बेंजीन है वो नॉन पोलर है, वीकली पोलर सॉल्वेंट है। इस बात का आपको ध्यान रखना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते समय। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है। जो एसीटोन होता है वो पोलर सॉल्वेंट होता है, ये पोलर सॉल्वेंट है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक पॉइंट निकल के आता है जेंटलमैन कि अगर आप सॉल्युबिलिटी की बात करोगे तो इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड का होना बहुत ज़रूरी है, और इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड का होना ज़रूरी है। लेकिन जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करता है, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड की एक्सटेंट कम हो जाती है और वो एल्डिहाइड या कीटोन पानी में नहीं घुलता साहब, सॉरी सर बोलना पड़ता है, लेकिन वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल जाता है। और कीटोन भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की तरह काम करते हैं जेंटलमैन, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट आपको याद रखना है कि सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करते समय यदि हम उनकी सॉल्युबिलिटी की चर्चा कर रहे हैं तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी कम होती है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट होता है जेंटलमैन। मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करने पे जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीज करता है। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब अगर आप बात समझें कि कार्बोनिल ग्रुप है साहब, कार्बोनिल ग्रुप है, इसमें इंटररिएक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग इंटररिएक्शंस, डाइपोल बन रहा ना, स्ट्रॉन्ग इंटररिएक्शंस ड्यू टू डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल फोर्सेस के चक्कर में जो इंटररिएक्शंस होते हैं, जो दोस्ती होती है, जो प्यार होता है वो बढ़ जाता है, और इसके कारण से जो बॉइलिंग पॉइंट होता है कार्बोनिल ग्रुप का, एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि ऑर्गेनिक में जब हम लोग एनसीईआरटी या कोई बुक पढ़ते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट में लिखा रहता है कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस का फंडा क्या है साहब, एक हमेशा लिखा रहता है कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस का मतलब ये होता है कि दो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर मास लगभग बराबर हो, 1 या 2 यूनिट का डिफरेंस हो, डिफरेंस बाय 1 और 2 यूनिट।
इन मॉलिक्यूलर वेट। तो क्वेश्चन क्या बन रहा है कि जो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होगा। पहला अरेंजमेंट, एल्डिहाइड या कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, मैं बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर लिख रहा हूँ, सब ध्यान दें जेंटलमैन। एल्डिहाइड या कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ हाइड्रोकार्बन से क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि ये नॉन पोलर हैं, क्योंकि ये नॉन पोलर हैं सब। लेकिन एल्डिहाइड कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ईथर से भी ज़्यादा होगा, क्योंकि ये वीकली पोलर हैं। ईथर थोड़े से कमज़ोर इंसान हैं साहब। ईथर से पूछा गया कि आपका बॉइलिंग पॉइंट के बारे में क्या विचार है, तो उनका कहना रहता है कि हमें एल्डिहाइड और कीटोन से पीछे ही रखना। क्यों? क्योंकि बोले हम वीकली पोलर हैं, हम वाटर के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं करते, तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा कैसे ज़्यादा हो जाएगा। तीसरा इसमें क्वेश्चन बनता है कि एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो, इनके बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल से कम होंगे, क्योंकि एल्कोहल में जो एक्सटेंट होती है एच बॉन्डिंग की वो ज़्यादा होती है। चौथा क्वेश्चन क्या बनेगा कि एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन्स हो, इनके बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड से भी कम होते हैं, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में भी एसोसिएशन होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आई थिंक जो एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन्स के जो बॉइलिंग पॉइंट होंगे, आपको ध्यान रखना है, वो एल्कोहल से कम होंगे, और एल्कोहल्स के जो बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो एसिड से कम होंगे। ये आपको एक ऑर्डर याद रखना है बॉइलिंग पॉइंट्स का जेंटलमैन, कि इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग आ जाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं, बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड आ जाने से सॉल्युबिलिटी प्रभावित हो जाती है, इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड आ जाने से फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है। पी ब्लॉक जब आप पढ़ेंगे या केमिस्ट्री में कई जगह ऐसा पढ़ेंगे कि ये साफ सॉलिड है, ये लिक्विड हो गया, ये गैस होना चाहिए था, लिक्विड हो गया, उसमें एक पॉइंट हमेशा आता है कई बार जिसको आप बोलते हैं एच बॉन्ड, एच बॉन्ड, एच बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड से आप हमेशा ध्यान रखें कि फिजिकल स्टेट चेंज होती है, सॉल्युबिलिटी चेंज होती है, बॉइलिंग पॉइंट चेंज होता है, एंट्रोपी चेंज होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस चेंज होते हैं, सरफेस टेंशन चेंज होता है, विस्कोसिटी चेंज हो जाता है। JEE और नीट की तैयारी कर रहे हैं तो सारे पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट हुआ, सॉल्युबिलिटी हुआ, फिजिकल स्टेट हुआ। अगर डेंसिटी की हम बात करें तो एल्डिहाइड और कीटोन की डेंसिटी पानी से कम होती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो लोअर मेंबर्स होंगे वो सॉल्युबल होंगे, हायर मेंबर्स सॉल्युबल नहीं होंगे ड्यू टू द लैक ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड जेंटलमैन। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हुई। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होगा। नेम रिएक्शन आएंगी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, और एल्डिहाइड कीटोन की ज़बरदस्त चर्चा होने वाली है केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तब तक आप इसका रिवीजन करिएगा। बेस्ट ऑफ लक।